दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं कुषाण साम्राज्य में। आखिर कौन थे ये कुषाण, कैसे इनका नाम कुषाण पड़ा, किस वंश के थे, किस तरीके से ये भारत आए थे और किस तरीके से इन्होंने भारत पर विस्तार किया, किस धर्म के थे, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। सातवाहनों के विघटन होने के बाद कुषाण वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। ये विदेशी थे। इनका मूल और प्राचीन इतिहास का विवरण चीनी ग्रंथों में मिलता है। यूची खनाब थे, जिन्हें हम आम भाषा में बंजारा भी कहते हैं। ये चीन के सीमांत प्रदेश में रहते थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वे पड़ोसी बर्बर जाति हुनों के साथ संघर्ष में लिप्त हो गए, जिसमें यूची नरेश परास्त हो गए और अपने शत्रु के हाथों मारे गए, जिसकी वजह से उन्हें अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे जगह जाकर बसना पड़ा। वहां उनका संघर्ष शक जाति से होता है, जिसमें यूची शक जाति को परास्त करते हैं और वहां के चरागाहों पर अपना अधिकार जमाते हैं। यूची की अब 5 शाखाएं हो गई थी, जिसमें एक शाखा कुषाण भी था। कुषाण के सरदार ने अन्य 4 शाखा पर विजय हासिल किया और अब यूची कुषाण कहलाने लगे। कुषाण वंश का पहला राजा कुजुल कदफिसिस प्रथम था। वह एक वीर और महत्वाकांक्षी और उत्साही राजा था। उसने अपनी जाति को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, इसलिए उसने अपनी शक्ति को संगठित किया और धीरे धीरे भारत में बढ़ने का निश्चय किया। उसने हिंदू कुश पार किया और पार्थिव प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। काबुल की घाटी और अराकेसिया प्रदेश पर कुजुल कदफिसिस का अधिकार हो गया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, कुजुल कदफिसिस ने उसे उखाड़ फेंका। उसके बाद कुजुल कदफिसिस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और गांधार तथा दक्षिण अफगानिस्तान को जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना किया था, उसका विस्तार बच्चू से लेकर सिंधु तक था। उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, ईरान का पूर्वी छोर और भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रवर्ती प्रदेश शामिल था। इसके बाद बारी आती है कदफिसिस द्वितीय की। कदफिसिस द्वितीय कुजुल कदफिसिस प्रथम का पुत्र था, जिसे हम भीम कदफिसिस भी कहते हैं। यह अपने पिता की भांति भारत के भीतर आंतरिक विस्तार पे कायम रहा। इसे चीनी लेखक भारत का विजेता लिखते हैं। इसके बाद एक महान योद्धा का प्रवेश होता है, जिसका नाम है कनिष्क। भीम कदफिसिस के बाद कनिष्क का राजा होना इतिहासकार मानते हैं। उसका शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी के बीच माना जाता है। कनिष्क की राजधानी कहां थी, किस तरीके से उन्होंने भारत पर विस्तार किया, आइए जानते हैं। जिसमें कनिष्क सिंहासन पर बैठा, उस वक्त कुषाण साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान, मध्य एशिया और भारत में फैला हुआ था। इसलिए उसने पेशावर को राजधानी बनाया। पेशावर उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित था, और ताकि वो संपूर्ण साम्राज्य पर ध्यान रख सके। प्राचीन भारतीय साम्राज्यवादी राजाओं में कनिष्क को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कनिष्क का साम्राज्य भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर ही फैला हुआ था, जिसमें कश्मीर और सिंध शामिल था। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैला हुआ था। कनिष्क ने स्वयं अपने सैनिक को लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष से होती है। कनिष्क अश्वघोष की बातों से इतना प्रभावित होता है, उसके उपदेशों से, कि वो उसे अपनी राजधानी ले आता है। तो इस तरीके से कनिष्क का राज्य पूरे भारत में फैल गया था। उसकी मुद्राओं से और अभिलेखों से पता चलता है कि कनिष्क का जो साम्राज्य था, वो कश्मीर, सिंध, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उसके विशाल साम्राज्य में भारत से बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गांधार, ताशकंद, गजनी जैसे अनेक प्रांत शामिल थे। इतने विशाल साम्राज्य पर भी वो भलीभांति नियंत्रण रख पाता था। इसमें कोई शक नहीं है अगर ये कहा जाए कि अपने समय का वो प्रभावशाली राजा में से एक था और एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी भी था। आखिर क्या था कनिष्क का धर्म, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। कनिष्क चंद्रगुप्त की भांति एक साम्राज्यवादी और अशोक और हर्षवर्धन की भांति एक धर्म प्रचारक भी था। कनिष्क एक विजेता की अपेक्षा
बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण ज्यादा जाना जाता है। कनिष्क किस धर्म को मानता था, यह उसकी मुद्राओं से पता चलता है। कनिष्क की उच्च कोटि की वे मुद्राएं हैं जिसमें यूनानी देवता सूर्यदेव और चंद्रदेव का चित्र अंकित है। दूसरी कोटि की वे मुद्राएं हैं जिसमें ईरानी देवता अग्निदेव का चित्र अंकित है। और तीसरी कोटि की वे मुद्राएं हैं जिसमें भारतीय देवता बुद्ध का चित्र अंकित है। तो इससे विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कनिष्क पहले यूनानी धर्म को मानता होगा, फिर ईरानी धर्म को मानने लगा और अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि कनिष्क में उच्च कोटि का धार्मिक सहिष्णुता था, इसलिए उसने सभी धर्म का आदर दिया और चित्र अंकित करवाया उनके देवी देवताओं का। प्रारंभ में कनिष्क चाहे जिस धर्म को मानता हो, लेकिन अंत में मगध विजय के बाद वो बौद्ध हो गया, ये तो निश्चित था। बौद्ध अनुसूचियों के अनुसार कनिष्क अशोक की भांति बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले कठोर था, निर्दयी था, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वो दयालु हो गया और उदार हो गया। लेकिन अशोक और कनिष्क में एक महान अंतर था। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद युद्ध करना बंद कर दिया, लेकिन कनिष्क बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी युद्ध करता रहा। आखिर इतने महान सम्राट का अंत कैसे हुआ, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। कनिष्क की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और लगातार युद्धों के कारण उसके सेनापति, अधिकारी, मंत्रीगण सभी त्रस्त हो गए, तंग आ गए। इसलिए उन्होंने उसका मृत्यु का षड्यंत्र रचा और अंत में उसे मार दिया। और इस तरीके से कनिष्क 45 वर्षों तक राज करने के उपरांत 123 ईस्वी में अपने लोगों के हाथों मारा गया। आखिर कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कौन हुआ उत्तराधिकारी, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। कनिष्क की मृत्यु के बाद बासिस्क राजा बना, बासिस्क के बाद कनिष्क द्वितीय राजा बना, कनिष्क द्वितीय के बाद हुबिस्क कुषाण सम्राट बना, हुबिस्क के बाद वासुदेव राजा बना। वासुदेव के समय में ही कुषाण साम्राज्य का अंत होना प्रारंभ हो गया था। अब अंत बात करते हैं कि कुषाण काल में प्रशासनिक काल और आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति कैसी थी। पहली बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन काल का पता हमें उस समय की मुद्राओं और अभिलेखों से पता चलता है। कुषाण प्रशासन को एक नया आयाम दिए। उन्होंने अलग अलग प्रांतों पर वायसराय या गवर्नर रखा, इसमें विदेशी कर्मचारी भी शामिल थे। दूसरा, आर्थिक दशा। तो कुषाण काल में साम्राज्य के अनेक भागों से विदेश से व्यापार होता था। रोमन से सोना आता था और भारत से सूती का कपड़ा, खासकर मलमल, रोम जाता था। रोम के साथ जो व्यापार है वो 2 बंदरगाहों से होता था, पश्चिमी और दक्षिणी बंदरगाहों से। तीसरा, धार्मिक स्थिति। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आरंभ जो है वो कुषाण काल में हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अपने व्यक्तिगत धर्म को जनता पर कभी नहीं सौंपा, प्रजा पर कभी नहीं सौंपा, और ना ही उसे राजधर्म बनने दिया। आज कितना है, इसकी आगे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक